जी, इन माई ओपिनियन बुक लिस्ट इज़ अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट किसी भी स्टूडेंट की स्टडी के लिए. एंड जितनी कंसाइज बुक लिस्ट होगी उतना बेटर है पढ़ने के लिए. जनरली सब लोग बोलते हैं कि रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है. सो देर इज़ अ रीज़न एवरीवन ऑल द टॉपर्स से उस पर्टिकुलर थिंग्स. अगर हम लिमिटेड बुक लिस्ट रखेंगे तभी हम उसको बार बार पढ़ सकते हैं. जो बुक लिस्ट को भी अपन ऐसे देखेंगे कि पहले एनसीईआरटी हो गई, फिर एक स्टैंडर्ड बुक हो गई, उसके ऊपर एडवांस बुक हो गई, उसके बाद में और कुछ एलिमेंट कवर करना हुआ. तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स फर्स्ट कि एनसीईआरटी करना है, देन आगे की बुक लिस्ट करनी है, देन आई हैव टू बिल्ड स्टेप बाय स्टेप. ऐसा नहीं कि मैं भिड़ते ही आई स्टार्ट विद द एडवांस बुक कि चलो एडवांस बुक उठा के डीडी बासु उठा के लिया, पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हैं. नो, आई वाज लाइक पहला बेसिक तो पढ़ते हैं, उसके बाद में आई विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल. उसके लिए मैंने 2-3 टॉपर्स के सबके बुक लिस्ट देखी एंड आई फाउंड अ कॉमन मिनिमम कि सबने क्या क्या बुक्स पढ़ी हुई थी. कि एनसीईआरटी सबने सजेस्ट करी हुई है, तो कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है वो मैंने देख ली. देन सबने लक्ष्मीकांत बोली है, तो ठीक है लक्ष्मीकांत इज अ बुक सबने रिकमेंड करी हुई है. तो इफ वी कैन गो सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि अगर मैं शुरू करूँ तो आर्ट एंड कल्चर बेसिकली आपने कहाँ से पढ़ा? तो आर्ट एंड कल्चर वाज अ टॉपिक जिसका मुझे फ्रेंड्स ने बोला था कि थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट उसका हाई रहता है. मतलब कि कॉस्ट ज़्यादा लग सकती है और बेनिफिट नहीं मिलेगा. हाँ, इन द रिवर्स सेंस. तो आई डिड द रिवर्स लर्निंग अप्रोच उसके अंदर. मतलब आई वेंट टू अ कोचिंग, वहाँ पे सर जो पढ़ाते थे क्लास के अंदर उतना बेसिक कवर कर लिया. एंड देन वॉट एवर द क्वेश्चंस आई एम डूइंग फ्रॉम क्विज वगैरह, उनसे आई यूज टू रिवर्स लर्न कि जितना मैंने पढ़ा है दैट आई विल डू. इन एडिशन टू इट, उससे पहले आई हैड टेकन अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे हुए यूपीएससी ने इन द प्रीलिम्स. वो देख लेते हैं कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क. तो देयर आर सम की टॉपिक्स लाइक बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, या आर्ट एंड कल्चर पे फोकस ज़्यादा रहता है. उसके अंदर भी से कोई आर्किटेक्चर हो गया, या केव हो गई, या जैसे लास्ट ईयर हमारे टाइम पे बनी सैंड पेंटिंग का पूछ लिया था. तो इस टाइप के मैंने थीम्स पकड़ लिए कि पेंटिंग एक थीम हो गई, लिटरेचर एक थीम हो गई. तो इस थीम्स के अपन इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेते हैं. अगर ये पूछी जाएंगी तो आई कैन आंसर, नहीं तो आई विल सेफली लीव दैट क्वेश्चन. ओके, बट डिड इट हेल्प? मेरे ख्याल से नंबर का सवाल कुछ ऐसा आया था. आई थिंक बनी ठनी का क्वेश्चन आया था, तो वो प्रीलिम्स हमारे साल वाले प्रीलिम्स में आया था, तो इट हेल्प्ड आल्सो. ओके, देन मूविंग ऑन टू हिस्ट्री के लिए आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अ नैरेटिव इन माय माइंड फर्स्ट. कि वो टाइमलाइन दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए. उसके बाद में इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ते रहेंगे तो बाकी जो डेट्स हुई या स्पेसिफिक चीज़ें अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स वो अपने आप रिकॉल हो जाते हैं. ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं कि कौन सा मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था, या कौन सा गवर्नर जनरल कौन से वाले टाइम पीरियड में था. जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो अपने आप याद हो जाते हैं. हिस्ट्री के लिए कोई स्पेशल बुक रेफर करें? तो हिस्ट्री के लिए जो बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी है वो मैंने पढ़ी थी. उसके अलावा मेरे जो क्लास नोट्स थे वाजीराम वाले वो मैंने देखे थे. एंड स्पेक्ट्रम जो बुक है उसकी मैंने सिलेक्टेड रीडिंग करी थी. जो जैसे टेबल्स दे रखी है एंड के अंदर, या फ्यू टॉपिक्स इधर उधर देख लिए, बिकॉज वो स्पेक्ट्रम भी थोड़ी एनसीईआरटी की काफ़ी चीज़ें उसके अंदर डाली हुई हैं. तो वो पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा मैंने. आई थॉट कि जो एक्स्ट्रा इसके अंदर दे रखा है वो कवर करते हैं. तो दिस वॉज माई अप्रोच फॉर हिस्ट्री. देन ज्योग्राफी कैसे किया आपने? Geography, my main focus was the NCERTs of class 11th and 12th. Okay. And उसके पहले मैंने lower classes के NCERT भी देखी थी only for geography, just to get a look at it. तो 6-7 क्लास तो काफ़ी नॉर्मल था, इतना हाई लेवल चीज़ें नहीं थी. If we see the NCERT, so 9th and 11th की NCERT are on similar themes, वो इंडिया स्पेसिफिक हो जाती है. एंड 10th and 12th वाली थोड़ी ह्यूमन जोग्राफी साइड वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं. तो 9th and 11th फिजिकल है, 10th and 12th ह्यूमन जोग्राफी वाली है. तो मैंने उन पे फोकस करा कि आई विल ओनली रीड एनसीईआरटीज. ओके, ऑल द 4 9th 10th 11th 12th. हाँ, उसमें भी 11th 12th वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि थिंग्स जो 9th and 10th में वो रिपीट हो रही है 11th 12th के अंदर. एंड ज्योग्राफी के लिए मृणाल सर के वेबसाइट पे राज तनिल मैम की फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स है, तो उसका मैंने स्लाइड्स का प्रिंट आउट ले लिया था. एंड स्लाइड्स का मेरे पास सारे प्रिंट आउट था. एंड मैं वीडियो भी देखता था, पर आई यूज्ड टू सी देम एट 1.5 या 2x स्पीड पे देख रहा था कि कॉन्सेप्ट्स तो पता है, जस्ट कुछ अगर एडिशनल पढ़ाया जा रहा है तो वो देख लेता हूँ. उसके अलावा थोड़ा मैप वर्क वगैरह खुद से देखना हुआ, वर्ल्ड मैप्स एंड वो सारी एक्सरसाइज खुद से करी थी. एंड इसका थोड़ा ओवरलैप अपना इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से भी आ जाता है, स्पेशली जो मैप वर्क वाला पोर्शन है. तो आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम माई फ्रेंड
कि जो इंडिया का मैप लो एंड जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं ड्रॉ देम बाय योरसेल्फ। ओके। कि जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या जो भी नेशनल पार्क्स हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं ये यूनेस्को साइट्स हैं, अगर इफ़ यू ड्रॉ देम सिक्वेंशियली ऑन वन मैप एंड यू ओवरलैप ऑल दोज मैप्स तो यू विल इजीली फाइंड सम पैटर्न्स। कि दिख जाएगा कि ये स्पीशी इस वाइल्ड लाइफ में, इस नेशनल पार्क में, साथ में अगर अपन रिवर भी ड्रॉ कर लेंगे तो दिख जाता है कि ये रिवर इस नेशनल पार्क से निकल रही है। एंड आई डिड दैट एक्सरसाइज वेरी डिलीजेंटली कि एक एक रिवर का मैं देखता था कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, व्हाट इज द पाथ इट इज फॉलोइंग, तो मैंने खुद से पूरी रिवर्स ड्रॉ करी। तो इट वेरी हेल्प मी अ लॉट इन माई प्रीलिम्स टू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कौन से रिवर जा रही है, विच बायोस्फीयर रिजर्व्स इट क्रॉसेस। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, मतलब ज्योग्राफी टाइम लगा था, बट इफ यू सी द PYQs अगेन, प्रीवियस क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत पूछे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, रिवर्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये बहुत यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो जो उन्होंने पूछा हुआ है वो तो लीव नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उतना तो कवर कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इस पर एफर्ट डाला। एंड दिस इज एन एक्सरसाइज, ये आपको बाद में भी काम आती है बिकॉज इट डेवलप्स अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी टॉपिक्स के एनवायरनमेंट में भी हेल्प हो रही है, ज्योग्राफी में भी हेल्प हो रही है, थोड़ा आपकी आंसर राइटिंग में मैप वर्क भी इंप्रूव हो रहा है, इवन मेंस के लिए भी इसका आप यूज़ में ले सकते हैं। तो आई डिड ऑल दीज एक्सरसाइजेस। एंड देन पॉलिटी फिर कैसे पढ़ी आप? पॉलिटी के लिए मैंने 11th की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क NCERT एक बार देख ली थी। उसके अलावा क्लास नोट्स जो मेरे वाजीराम के थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे। उसके अलावा लक्ष्मीकांत बुक तो मैंने पढ़ी थी, बट आई नेवर ट्राई टू क्रैम पॉलिटी की सारी चीज़ें रट लेता हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग पॉलिटी आई यूज्ड टू टेक एक्टिव इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया मेरा कभी इस साइड में इतना इंटरेस्ट रहा नहीं था स्कूल टाइम से। तो व्हेन आई एंटर्ड दिस प्रोसेस मैंने सोचा कि अब ये नई चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो जैसे बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है, रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, या जैसे प्रेसिडेंट का उस वक्त इलेक्शन हो रहा था 2017 में, तो इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, व्हाट इज द वोटिंग प्रोसीजर, वोट्स का वैल्यू कैसे काउंट होती है, ऑल दीज आर वेरी conceptual things. अगर इसको अपन अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाती है। So I'm going to be telling the resources for the general studies first, and then in the end, if there are any specific resources for prelims, then I'll highlight that. But I feel that always the preparation is based on mains, so it is always main centric. So that is why I'm planning. I've given the resources based on this order. So first of all, GS1 history, right? So I believe that the new NCERTs, they are important for a basic foundation, the class 6 to 12th NCERTs. So there's this debate going on about new and old NCERTs. I think you can choose any of them. So I went with the new NCERTs. Why I'm saying any of them? Because I think that NCERTs, you just have to do a brief reading for history. Because for history, NCERTs are not that important. Because the main book here, like I've put the sign, this must read book here is Spectrum for Freedom Struggle. So this is the most important book. So that is why I'm saying just give a brief reading of the NCERTs, then give a very thorough reading of Spectrum, the latest version, the latest volume, because I think the latest volume is very good both for prelims as well as mains. So please do read this book. I'll definitely recommend. And then for post-independence, I refer to Nitin Sangwan's notes. So the author has very beautifully summarized the Bipin Chandra's book on this particular topic. And I think this topic, given the number of questions that have been asked on this, I think only such summary would be enough for you. And finally, for world history, I refer to the notes of Vision IAS. I think that you do not need to refer to extensive books on this particular topic as well as on post-independence India, because very minimal questions are being asked. And that is why you just go to these summarized notes. And that too, I believe that even Vision IAS notes are a bit long, so you have to be very brief. Okay, so this is regarding history. Next, art and culture. So art and culture again is a component that confuses many students. So I read first of all the class 11th fine arts book, which I believe is very important. It is a very good book, and it is a small book as well, and it contains all the essentials that you need. So please go through this book, both from a prelims and mains perspective. It is very important. Then Nitin Singhania's Indian Art and Culture. So everybody has heard about this. So this book I used to use as a supplement. My primary book was the Introduction to Fine Art, and then I supplemented the gaps, my knowledge, with this Nitin Singhania's book. So you can do the same. And also I refer to these old NCERTs on ancient India, on medieval India, by the authors R.S. Sharma and Satish Chandra respectively. So I think you can be very brief in their reading, because ancient India, medieval India, they are asked in prelims, and these two books also contain certain sections on culture, art and culture, which can help you in mains as well. So just a brief reading, and then you can combine these 4 resources and make notes on that. So I'll be taking a separate video on note making, but you can watch that as to see how to make notes on these resources. Okay, so moving on, geography. So geography is again an integral part of GS1. So here, in this case, NCERTs are very important for geography, especially class 11th and 12th. So I would recommend that for class 6th and 10th, you just give it a brief reading. But for class 11th and 12th NCERT, please give a very thorough reading. These are the must-read books in case of geography. And these are very important. Class 11 builds the entire base for physical geography, while class 12, it has that Indian perspective, which is again very important. So these two are the must-read books here. For all these other 4 resources which I mentioned here, these are to be used for conceptual clarity. So wherever you do not understand a particular content, a particular concept from NCERT, then you can refer to these 4 resources. So there are the geography videos by Mrs. Rachtanil. So these are available on Mrunal's website. So these are also good videos for conceptual clarity. Then there's this book on GC Leong. So I think this should be used as a supplement and not as a primary book.
and then you have this website known as PMF IAS. So again, this is also a good website, and I'm just telling you that you need to refer only those topics in which you feel that you need more content or in which you feel that you need conceptual clarity. So only for such topics do you refer these 3 resources. And obviously you need an atlas in geography, so you can choose any atlas you want. I don't think there's a compulsion to go with one or two. So generally it is suggested to go with Oxford Atlas, so you can choose anyone. That is fine. Okay, so moving on, all the remaining topics in GS1, so there are topics like Indian society, women, population, urbanization, then the topics on globalization, and then social empowerment and all. So I did not refer any special material for these topics because I think these topics are very dynamic topics, and rather than referring a special material on this, what I did was I kind of covered it from the Vision IAS current affairs material and test series. So the test which I was giving, all the questions that were based on these topics, I used to just see the model answer and then gather some content on it and make very short notes on these 4 topics. So I think that is more than enough for these topics. So you need not refer special material. Your current affairs knowledge, that would be sufficient. Okay, so moving on, GS2, Constitution and Polity. The first important element of GS2 is Constitution and Polity. So for that, obviously you start with the new NCRTs, class 6 to 12th, but again, be very brief. These are not the important source for Constitution and Polity. Lakshmikant is the Bible for this particular segment, and I am not the first person to say this. I am not going to be the last person to say this. This is a very good book, and this is the most important book. That is why the star sign for it. It is a must-read book here. So you have to be very brief with NCRTs in this case. Do not give much time to them. Just read them and then switch to this book, which is the most important book, Lakshmikant. And apart from that, this is a very dynamic component. So that is why current affairs here play a very important role. So the editorials that you read from newspapers, the current affairs material which you refer, I refer to the Vision IAS material, and then PIB. PIB is a very important resource here in this case. So you get to know the government initiatives and all. And another very important resource I believe is PRS. So PRS is very important when it comes to knowing what the Parliament is doing, how the Lok Sabha has functioned, what all bills are pending, what has been the productivity of Parliament. So for that, PRS helps a lot. So I would recommend that these 4 sources for current affairs that are very, very important because this is a dynamic topic. Then second ARC. So in this case, for this particular segment, the 6th report, I believe that is important. So that is a report on local governance. So I'll be coming to other reports as well, but for this particular topic, Constitution and Polity, this particular report I referred to, and I find that this is a good one. So you just need to refer to the summary of recommendations. You need not go and read the entire second ARC. So it has certain good solutions you can use in your answers. And finally, for certain topics like pressure groups, NGOs and all, I refer to the Vision IAS online notes. So I think just so that I could have enough content on these particular topics, I did that. So that is up to you to refer whatever topics you have, whatever resources you have. Okay. So moving on, governance. So this is the second most important component of GS2. Okay. So here, second ARC reports form the backbone of your study. So you can look at this. So just have a look at these reports. I have numbered them, so you can just check. So these all reports are available online. You can easily download them on the site of second ARC. So I have numbered the reports which I feel are important. The first report, so this report is on RTI. So that is important because if you will see the syllabus, RTI is an integral element. Then the 4th report, that is ethics and governance, and so on. So I have numbered the reports 1st, 4th, 9th, 10th, 11th and 12th. So these 6 reports I feel are must-read reports, and you just need to have a look at the recommendations. A summary of these would be sufficient. No need to read the entire second ARC. So you just have to see certain issues that are associated and certain recommendations of the committee to solve those issues. So that would be very good, and you need to quote second ARC extensively in your answers when it comes to questions related to governance. Okay. Then I refer to Vision IAS notes wherever I felt that there is certain information gap. So just these notes are available online, so I refer to them. And then finally, current affairs. Again, it is very important. So again, the same things: editorial, Vision IAS material I referred, and PRS and PIB. So that is the same dynamic component here. But please do give emphasis on second ARC reports for governance. Okay. So moving on, there is another topic in GS2 by the name social justice. So this is again an important topic which includes segments like the government policies and interventions, welfare schemes, the social sectors and services related to health, education, and finally issues related to poverty and hunger. So these, I've taken these words from the syllabus itself, right? So these are included in this particular section, social justice. So again, this is a very dynamic section. So I covered it from current affairs mostly, from the editorials that I read, from the current affairs material. Again, I followed Vision, and from PIB. So because PIB, you can get what government is doing with regards to all these particular topics on health, on education. So you can, PIB it summarizes all the government initiatives, and that is why it is a very good source. And I also referred the Niti Aayog's 3-year action agenda. So I did not go through it completely because it is a very bulky document, but what I did was I referred it on topics like health, on topics like education. So just to see what solutions Niti Aayog is giving. And I used to note down a few important solutions, and then in my answers I used to quote. I used to say, as per Niti Aayog's action agenda, following steps can be taken. So that is why I think you have to be very selective. Just read 2-3 topics. Education, health, skill development is also there in this agenda. So you can just go through it and just read the recommendations, read the issues that the Niti Aayog has been pointing out, and then use them in your answers. So that adds value to your answers. This is the value addition material as I was talking about. There is second ARC and all such materials. Okay, and finally budget and economic survey. So these are also very important. Budget and economic survey, because they have a lot of initiatives with respect to these all issues, these all topics, and their summaries I believe is sufficient. I have never read the entire budget, I have never read the entire economic survey. I believe that the summaries are more than enough, so that would suffice. And there are certain queries regarding whether they should read the previous year budget, previous year economic survey or not. I say please do not, just focus on the survey and the budget of that year in which you are appearing. So that is more than enough, and then you quote from these. As per the economic survey, following steps can be taken. As per the budget 2018-2019, the government has taken following steps from with respect to education sector. So that is how you quote these resources, and they add a lot of value to your answer.
So this is about social justice. Okay, so moving on, international relations. So this is the final part of GS2, and again this is a very dynamic part, so I did not refer any special book for it. And also you have to read the editorials, because almost every other day there's an editorial on international affairs, so that actually helps you build your own logic, your own opinion. And finally there's the Ministry of External Affairs website, which you can refer. So it contains PDFs regarding India's relations with other countries, their history, what all areas of cooperation India is involved with respect to other countries, and also you can refer to this as well. But ultimately I believe that in my case the first one was more than enough for questions on international relations. I did not refer any special book. Okay, so now coming to GS3, so economy, the first major component, and again in this case the NCERTs are the most important book, the NCERTs of class 11th and 12th specifically. So I'll suggest you read the NCERTs from 9 to 12th, and so below 9 there's no NCERT for economy, and these are the must-read books for economy. They'll help you build that base. And I referred Sanjeev Verma's book, so you can choose any book. I referred Sanjeev Verma because it is comparatively less bulky as compared to Ramesh Singh's book. So I referred Sanjeev Verma, and then current affairs, naturally it is very very important for economy. So I referred the editorials which I used to read, Revision IS material, and again PIB. So these are very important because it is a highly dynamic subject. And finally budget and economic survey, they are very very important, must read. Again only the budget and economic survey of that year and summaries would suffice. And finally I also referred online websites like Investopedia, Arthopedia. These websites I referred for conceptual clarity. So I think they have explained certain economic concepts very beautifully. You can refer to these websites. Okay, so now environment, GS3, other component, environment. So there are these last 4 chapters in the NCERT biology class 12th book. So these chapters are number 13 to 16. So you can refer them. They'll help you build that base in environment which is needed. Apart from that, I referred the Shankar IS environment book. So I'll recommend you to be very brief when you are reading it. It is a bulky book, but you just have to be brief, and that is why it is manageable. And then current affairs, again environment is a very dynamic subject. You have to refer to the current affairs. Again the same things, nothing else. So I refer to these materials. And PMFIS, that website which I mentioned for geography, it contains topics on environment as well, and it can be used for conceptual clarity on topics like say ecotone, on topics like ecological succession. So these topics sometimes you need that conceptual clarity to understand, and that is why this site can help. Internal security is again a component of GS3. So I refer to this book by Ashok Kumar and Vipul. Internal security and disaster management is the title of the book. So that helped me build a base. And apart from that, again current affairs. So that would be enough for internal security. And finally disaster management. So for disaster management, there's the second ARC third report, crisis management. So that is very important. So you just have to read that. You just go through the summary. And also equally important are the NDMA guidelines, because UPSC, it has been asking verbatim guidelines from NDMA in the question paper, and these will help you get certain very good recommendations, very good solutions. So NDMA guidelines, these are available online. I read them, they are very good. And apart from that, obviously current affairs. And there's this final component, science and tech, not to forget. So I did not do anything special for it, only the Vision IS current affairs material, and only the most important topics. For example, artificial intelligence, big data. These are topics that are very much in the news, so only that I referred, and obviously editorials you can do, whichever come on science and tech. And finally ethics, GS4. So for that, this 4th report of ARC, second ARC, ethics and governance, that is very very important. That is must read. You have to extensively quote from this report, and you can also read the 12th report, citizen centric administration. So it has certain good solutions so as to improve that public engagement. So again you can use it for ethics answers. And finally I also refer to this book on ethics, which is by Chronicle. So you can choose any book. You can refer to DK Balaji sir's book as well. I refer to Chronicle. Choose one. And always remember, whenever you are in need and whenever you think that you do not have adequate content, you could not get the content from the books, then Google search, simple. Just type the topic's name and write UPSC in the end of your search. So you will get content from all these sites. So you will get from newspapers, their websites, PIB, PRS, then Unacademy, then Insights on India, Brunal, all these websites, YouTube videos, you can refer to whenever you feel there's shortage of content on a topic. And finally prelims. So as I said, basic books remain the same because the course syllabus is almost the same. What I did was, apart from that, I referred to the PT 365 of Vision IS and any compilation on government schemes. So I refer to the Insights compilation. You can refer to any compilation. And finally the previous year papers, they are very important. And in the end, just about CSAT, I did not prepare specifically. I recommend that you first give a paper without any preparation on CSAT, see whether you can clear the cutoff or not. If you can, then no need to study for it. If you cannot, then you can just brush up certain mental ability topics. So just give that one test and see where do you stand in CSAT. पीटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ लुक द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. वो सबसे ज़्यादा आपको बताते हैं कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है. तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1-2 महीने आप इसको अच्छे से करना चाहिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज. उसके बाद प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटीज़ जो आपका बेस बनाती हैं. तो एनसीईआरटीज़ को कभी मिस नहीं करना. इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो एनसीईआरटीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्टार्टिंग में आपका बेस डेवलप करने के लिए. और स्टार्टिंग में एक मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि अननेसेसरी न्यूज़पेपर्स पे और बाकी चीज़ों पे टाइम स्पेंड करते हैं. होता क्या है कि उस टाइम पे यू नेवर नो कि उसमें से क्या चीज़ें पिकअप करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है. तो अल्टीमेटली क्या होता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है. तो माय एडवाइस इज़ के स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर को रीडिंग के लिए पढ़ना चाहिए. एज सच आप बहुत ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड नहीं करिए. ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटीज़ को कवर अप करिए जल्दी से, क्योंकि स्टैटिक पार्ट वहाँ फिनिश होता है. तो एक बार स्टैटिक पार्ट जब आपका कवर हो जाएगा उसके बाद आप बाकी चीज़ों को कर सकते हैं.
तो और अब प्रीलिम्स का जो है, अभी आप अगर पेपर्स देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द करंट अफेयर्स, जो डायनेमिक पार्ट है प्रीलिम्स का वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार स्टैटिक पार्ट आप कवर कर लेते हैं, उसके बाद फोकस ऑन द डायनामिक पार्ट। क्या होता है कि बिना स्टैटिक के आप वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो न्यूज़पेपर वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, मैं एडिटोरियल्स के लिए हिंदू पढ़ता था। इंडियन एक्सप्रेस में मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर हो जाती थी, और हिंदू से मैं एडिटोरियल कवर करता था। बाकी साथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, ब्रेकेजेस होते हैं। उसके लिए मैं क्या करता था कि एक कोई मैगज़ीन आप ले सकते हो। क्या करते हो कि जैसे विजन है या इनसाइट्स है, मल्टीपल मैगज़ीन्स आर देयर, बट उसमें कंटेंट एक ही होता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बहुत सारी मैगज़ीन्स का, व्हाट यू डू इज़ फिक्स टू अ सिंगल मैगज़ीन, उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो, तो उसमें करंट अफेयर्स कवर अप हो जाता है। तो ये चीज़ तो हो गया नॉलेज के उससे। मेन पीटी में आपको जो हेल्प करता है वहाँ पे, वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग हेल्प करती है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर से आएगी। आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे तो प्रीलिम्स के पेपर में वहाँ पे आपको 40-45 क्वेश्चंस के बाद किसी को भी नहीं आता एग्जैक्टली कि जो उसने पढ़ा है या वो किया है। तो वहाँ पे आपको जो आपकी नॉलेज आपने गेन किया है उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, और उसका एनालिसिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही बेस्ट कर सकते हैं। तो उस पर आप मेन फोकस रखिएगा प्रीलिम्स में, क्योंकि वही चीज़ आपको हेल्प करेगी वहाँ पे प्रीलिम्स के लिए। अब प्रीलिम्स में एक और चीज़ होती है, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। वहाँ पे बच्चे कुछ कुछ होते हैं कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कोई कहते हैं कि 70-60, कोई लोग कहते हैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आप मैं पेपर के हिसाब से वैसे तो क्वेश्चंस को एडजस्ट करना चाहिए। मैंने क्या करता था कि स्टार्टिंग के अटैम्प्ट में मेरे 90-92 अटैम्प्ट रहते थे ज़्यादातर का पेपर, वो स्टफ, तो मेरा ऑटोमेटिकली इट केम डाउन टू 84। तो इससे क्या है कि वहाँ पे जाके आपको डिसाइड करना रहता है कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा तो आपको रिस्क बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं बढ़ाओगे तो आपका जो है स्कोर ऊपर होने का बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप रिस्क पे फोकस करिए, बस कैलकुलेटेड रिस्क पे, उसको आपको जितना हो सके वो करना है, काम करना है। ये प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। और बुक लिस्ट अगर आप बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो एनसीईआरटीज़ तो कवर करनी है जो मैंने बताया। उसके साथ एक आप रेफरेंस बुक कोई एक ले सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज़ अ वेरी गुड बुक, डिटेल्ड आपको नोट्स उसमें मिल जाते हैं। बाकी एनसीईआरटी से कवर करेंगे तो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ वे, आपको पेज टू पेज आपको पूरा बाय हार्ट करनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह है, बट उसमें इतना अच्छे से नहीं दिया है। मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी, बट उससे अच्छा श्रीराम सर के नोट्स हैं, वो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है इकोनॉमिक्स, तो वो आप लोग प्रेफर कर सकते हो। जोग्राफ़ी में एनसीईआरटीज़ जो हैं वो सफिशेंट हो जाती हैं। उसके अलावा जेसी लियोंग है एक बुक, वो भी आपको हेल्प करती है जोग्राफ़ी में। तो ये हो गए। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा कोई बुक्स पे फोकस मत करिए, जो करंट चल रहा है उसको कवर अप करने का ट्राई कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन पेज में ये चीज़ें कवर करता है। साथ में आप जो रीसेंट इवेंट्स हैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, वो काफ़ी आपको हेल्प करता है। तो ये प्रीलिम्स से रिलेटेड है। नाउ विल कम टू द मेंस पार्ट। मेंस ऐसा वो है जहाँ पे मैंने कई बार फॉल्टर किया है। 14-15 अटैम्प्ट में आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर मेंस। तो मुझे जब मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया तो आई सैट एंड आई वाज थिंकिंग कि मतलब प्रॉब्लम क्या है कि मैं मेंस नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो आई रियलाइज़ कि मेंस में जब आप आंसर लिखते हो तो आपके पास एक तो कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट के साथ आपका आंसर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर आना चाहिए, आप डाइवर्स डोमेन्स में आपको आंसर लिखने चाहिए। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। अब मेंस के लिए खासकर आपको क्या करना है कि मैंने क्या किया था कि आप सिलेबस लीजिए मेंस का, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो उसके जो पॉइंट्स हैं सिलेबस में, आप उनको पिक करके पहले उसका स्टैटिक पार्ट जो है वो कवर करिए।
जैसे पेपर 2 में हम बात करें, पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो गया, एनजीओ सिविल सोसाइटीज़ हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो इनके जो बेसिक चीज़ें जैसे सिविल सोसाइटी है उसका क्या रोल है, उसका क्या इशू है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये स्टैटिक पार्ट एक बार आप क्या करिए कि एक अलग अलग कॉपीज़ बना लीजिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की, उसमें आप लिखेंगे तो वो चीज़ काफ़ी आपको हेल्प करेगी, स्टैटिक पार्ट आपका कवर हो जाएगा। फिर आता है जो करंट पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी में क्वेश्चंस पूछते हैं जो आज के टाइम पे इशू बेस्ड यूपीएससी में आप प्रीवियस अगर पेपर्स देखेंगे तो वो उस हिसाब से पूछते हैं, तो उसके लिए आपको करंट नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने जो देखा है, मेरा 636 स्कोर था फर्स्ट मेंस में, तो फर्स्ट मेंस में कट ऑफ 678 के अराउंड गया था, 636 था और मेरा इस साल स्कोर 893 है, तो 636 से आप मूव टू 893, तो अराउंड 250 मार्क्स का जंप है। तो उसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेस जो है वो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने सिलेबस पे स्टिक टू द सिलेबस, उसका स्टैटिक पार्ट आप बहुत अच्छे से कवर करिए और जो इश्यूज़ हैं उनके नोट्स बनाइए। मेरे पास यहाँ पे कुछ नोट्स भी हैं, तो आई ट्राई टू शो यू कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि नोट्स में होता ये है कि नोट्स जब आप बनाते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप बहुत कुछ लिख लेते हो, उसके बाद उसे रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इफ़ इट इज़ विजिबल आई ट्राई टू शो यू कि नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। आप अगर ये देखेंगे तो ये मेरा एक इशू है, शुड बेटिंग बी लीगलाइज्ड। अब इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसमें मैंने क्या किया है कि बेनिफिट्स क्या हैं उसके और उसके बुलेट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं उसके। प्रॉब्लम्स में मैंने बेसिक वो दिखाए हैं, उसके बाद आप रेगुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं और कमीशन की रिपोर्ट क्या है। तो इस तरीके से देखिए आप नोट्स मैंने ये एक A4 का 1/3 पेपर है, तो इसमें क्या होता है कि आप पूरा एक इशू आपका सिर्फ 1/3 ऑफ A4 में आपका कवर हो जा रहा है। तो आपको यही करना है कि कंसाइज आप नोट्स किस तरीके से बनाएं। अब इस वाले पेपर पे 3 इश्यूज कवर्ड हैं बेसिक, एक शुड बेटिंग बी लीगलाइज, डीएनए टेक्नोलॉजी और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो ये 3 टॉपिक्स मेरे कवर हैं इस एक A4 पे। तो अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका आ जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको बुलेट्स पॉइंट्स जब पता होंगे तो आप अच्छे से उनको यूटिलाइज कर सकते हो, वहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि व्हाट यू कैन, इट्स नॉट विजिबल आई नो, बट वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ यू शुड मेक योर नोट्स। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पैराग्राफ्स और वो सब नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। तो इस तरीके से मतलब अननेसेसरी नहीं लिख के यू शुड फोकस ऑन द बुलेट पॉइंट्स। अब दूसरी एक चीज़ आती है कि आप क्या होता है कि जब आप आंसर लिखते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन में से सोचते हो, तो हमेशा अपने माइंड को एक ब्रॉड डायमेंशंस में सोचने का एक उसका वो बना लेना चाहिए जब आंसर्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज़ कि कोई इशू है, न्यू इंडिया फॉर एग्जांपल ले लें, तो क्या होता है कि हम कुछ एक स्पेसिफिक डोमेन्स में अपने आंसर्स लिखने लगते हैं। तो आप जो ब्रॉड डोमेन्स होती हैं ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस की, इसमें आप अपने माइंड को इस तरीके से फ्रेम करिए कि आपको उन ब्रॉड डायमेंशंस में आपका आंसर आए। उससे क्या होता है आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सपोज़ उसका था जैसे कि एक अप्रोच मेरी क्या रहती थी, स्टेक होल्डर्स की रहती थी कि अगर कोई क्वेश्चन आया है तो इंस्टेड ऑफ रैंडम जम्बलिंग मैं क्या करता था कि उस क्वेश्चन के स्टेक होल्डर्स मैं डिफ़ाइन कर लेता था। फॉर एग्जांपल एनपीएज हो गया, तो एनपीए का इशू आता है अगर, तो मैं एनपीएज में क्या करता था कि एनपीए के कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, बैंक्स हो गया, उसके बाद कंपनीज हो गए, उसके बाद गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद रेगुलेटर हो गया। तो अगर इसको इशू को लिखना है तो रैंडम जम्बलिंग्स की जगह आप क्या करते हो, बैंक्स के साथ क्या इशू है, रेगुलेटर्स के साथ क्या इशू है, गवर्नमेंट के साथ क्या इशू है, इस तरीके से आप प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हो। उससे क्या होता है आपके पॉइंट्स भी जनरेट होते हैं और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये एक आंसर राइटिंग का मेरा मेन फोकस जहाँ पे था वो ये था।
और साथ में क्या था कि जब स्टार्टिंग में आप आते हैं तो सैटरडे संडेज़ को आप 1-2 दिन आप आंसर राइटिंग कर लो, 1 घंटे 2 घंटे, बट मेन फोकस आप क्या रखा करो जब प्रीलिम्स के बाद आपका जो टाइम मिलता है। मैं क्या करता था, एवरी डे आई यूज्ड टू सिट फॉर 1 आवर और 7 क्वेश्चंस आई यूज्ड टू राइट। मेरा ग्रुप था, उनके साथ सबके साथ बैठ के मैं लिखता था। तो वो क्या करता है, आपको काफ़ी हेल्प करता है, आप डिस्कस कर सकते हो उसके बाद थोड़ी सब लोगों से। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हो। उसके बाद इंटरव्यू के लिए टिप्स का तो यही है कि नॉलेज और ये चीज़ें तो दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज़ योर पर्सनालिटी। सो जो भी आप हो वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। आई फील कि क्या होता है कि हर एक पर्सन में एक कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, उसकी कुछ खूबी होती है, वो इंडिविजुअलिटी आपको उनके सामने रखनी होती है। कुछ ट्रेड्स जो हैं सर का जिनसे मैं मिला उन्होंने जो बताया और मैंने भी फील किया जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आई थिंक इज़ योर कॉन्फिडेंस, योर डिसाइसिवनेस, योर ओपिनियन, योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, योर एक्सप्रेशन। दीज आर थिंग्स जो कि जिस पे आपको तैयार की थी, अलग अलग इंटरव्यूज, अलग अलग सोर्सेज को चूज किया था और एक बुक लिस्ट मैंने तैयार की थी सीनियर की गाइडेंस से कंफर्मेशन भी लेते हुए। वो बुक लिस्ट को फिर मैंने फॉलो किया और अपने नोट्स उससे बनाए और कोचिंग के नोट्स को भी उससे इंटरमिंगल किया ताकि मुझे एक होलिस्टिक आइडिया मिल जाए एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। उसके अलावा जब आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, कुछ अलग चीजें रहती हैं। प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी होती है तो उसके लिए कई बार तुक्के मारने पड़ते हैं और उनसे भी कई बार सिलेक्शन आगे या पीछे हो सकता है। जबकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है और उसमें रादर देन नोइंग अ लॉट अबाउट द सब्जेक्ट, जानकारी आपकी अगर सीमित भी है और आप अपने जो जितनी भी जानकारी उसको अगर अच्छे तरीके से आप प्रस्तुत कर पाए उस आंसर में तो काफी अच्छी तरीके से आप अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज रहती है कि आप हर टॉपिक को तैयार करें, हर टॉपिक के अंदर क्या क्या 3-4 चीजें एस्पेक्ट्स पिछली बार पूछे गए हैं या अभी करंट अफेयर्स में आपको लगता है कि पूछे जा सकते हैं तो उसके ऊपर एक अपने नोट्स तैयार कर लें और उनको रेफर करते हुए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की थी तो उस तरह का आप भी सोच सकते हैं। अगर मैं अपनी बुक लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा तो GS 1 जनरल स्टडीज 1 में जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज रेफर की थी 11th एंड 12th की, जो एनसीईआरटीज है उसमें करीब करीब सब चीजें कवर हो गई है। उसके अलावा मैप्स के लिए मैंने अपने रूम पर मैप्स लगा दिए थे और जब भी कुछ करंट अफेयर्स में चीजें आती थी तो उनको मैं रेफर करता था। स्पेसिफिकली रिवर्स और इनके ऊपर जो प्रीवियस सवाल आते हैं तो उनके लिए अलग से एक नोट्स बनाए थे और उनको मैं रेफर करता था। जब हिस्ट्री पे अगर अपन आए तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी बुक जो आती है उसको मैंने रेफर किया था बेसिक स्टोरी लाइन तैयार करने के लिए। और उसके अलावा जो नोट्स बने थे उन नोट्स में फिलिंग जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के थ्रू या रोजमर्रा की जिंदगी में कभी कोई नई न्यूज आइटम मिलती थी उससे मैं उसको गैप्स को फिल करता था और हिस्ट्री की तैयारी उस तरह से की थी। अगर एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है और इसके अंदर उतनी अच्छी तरह से जो आप एफर्ट डालेंगे उसका आउटपुट रेशियो शायद नहीं बैठेगा। तो आप अगर देखें पिछले सालों में किन किन एरिया से सवाल पूछे गए हैं तो उन पे अगर आप स्पेसिफिक अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको सरसरी निगाहों से ऊपर देख लें तो उसमें भी काफी हेल्प मिलेगी। जो टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए थे उसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स थे। इसके लिए 11th की एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स की किताब आती है उसको रेफर मैंने किया था। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे आए तो उसके लिए कंसाइज नोट्स अवेलेबल हैं टॉपर्स के, आप उनको देख सकते हैं, उनसे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। और एनसीईआरटीज भी आप रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी काफी अच्छे एलैबोरेट तरीके से चीज को बताया गया है। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज हैं 11th-12th की, उसमें काफी अच्छे से बताया गया है। उसके अलावा जो पॉपुलेशन डेटा के लिए, डेमोग्राफी के लिए सेंसस के आप डेटा यूज कर सकते हैं या फिर सोसाइटी में इन जनरल एक जो सेक्शंस है वल्नरेबल सेक्शंस उनका आप लिस्ट बना लें कि ये 9 वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इनमें ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशंस है, ये स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आई है। तो एक होलिस्टिक वे में आप सोसाइटी और उसके एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें पॉलिटी है, उसके लिए लक्ष्मीकांत काफी अच्छा सोर्स है और उसी को बार बार पढ़ें, उसी को रेफर करें। उसके अलावा दूसरे लोग कुछ और किताबों को भी सजेस्ट करते हैं बट मुझे उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस में गवर्नमेंट की स्कीम्स अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग क्षेत्रों में आती है, उनका कंपेंडियम, उनका कंपाइलेशन भी अवेलेबल रहता है मार्केट में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस में जो अलग अलग चीजें हैं जैसे करप्शन हो गया या आरटीआई हो गया, उनके लिए आप नोट्स बना सकते हैं, कुछ बुक्स रेफर कर सकते हैं। मैंने स्पेसिफिक कोई बुक्स रेफर नहीं करी थी, जो नोट्स थे उन्हीं को मैंने यूज किया था। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस जो एरिया है उसमें हर कंट्री के लिए या हर एरिया के लिए आप जो बेसिक उनका क्या अपना रिलेशन के साथ रहा है, किस तरह से अभी रिसेंट विजिट्स जो हुई हैं किसी फॉरेन डिग्नेटरी की या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ने किसी कंट्री को विजिट किया है तो उसमें क्या संधि समझौते हुए हैं उनके बारे में आप जानकारी जुटा लें और उनको एक नोट्स बना लें, कंसाइज बना लें ताकि बार बार उनको पढ़ सकें। GS 3 की बात करें तो GS 3 में इकोनॉमी काफी बड़ा एरिया है। इकोनॉमी के लिए मैंने कोई बुक पर से रेफर नहीं की थी बट इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको रेफर करके एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव अपना आप बना सकते हैं और उसमें भी स्कीम्स, पॉलिसीज और क्या फ्यूचर में सोचा जाएगा, क्या टैक्सेशन रहेगा, इसके बारे में बात कर सकते हैं। 11th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आती है जिसमें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिया गया है, उसको रेफर किया जाना चाहिए। मैंने उसको रेफर किया था और उसमें काफी बेसिक चीजें सामने आई थी।
उसके अलावा अगर अपन एग्रीकल्चर पे आए तो एग्रीकल्चर काफी हॉट टॉपिक रहता है करंट अफेयर्स में, तो अखबारों के मदद से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस आप मैप कर लें, उसका मैपिंग बना लें, और उसको मैंने यूज करने की कोशिश की थी अलग अलग स्कीम्स को याद रखने के लिए या फिर एक आंसर को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देने के लिए। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट या उसकी तरफ आए तो एनसीईआरटीज जो हैं उनमें काफी अच्छे से उनके बारे में कवर किया गया है। उसके अलावा जो कमेटी रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी ऊपर से रेफर किया जा सकता है ताकि उनमें कोई अच्छी चीजें दी गई है वो अपन अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकें। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर भी अपने सिविल सर्विसेज के पेपर के साथ ही होता है, तो उसके लिए शंकर आईएएस की एक बुक आती है, उस बुक का मोटा मोटा हिस्सा काफी रिलेवेंट है, बेसिक आइडिया दे देता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंट की रेगुलरली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स आते रहते हैं, उनको भी हम नोट्स के अंदर ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंट में इसके अलावा काफी अलग अलग तरीके से जैसे रामसर साइट्स हैं या फिर यूएनडीपी की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उनके बारे में भी हम अगर नोट्स बना लें तो उनको रेफर करना भी काफी ईजी रहता है। अगर हम इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए तो मेरा 11वीं 12वीं में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था, तो मुझे सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही फोकस करने की जरूरत पड़ी। फिर भी अगर आपका उसके तरफ बैकग्राउंड नहीं है तो एनसीईआरटीज जो 11th 12th की है, जो एप्लीकेशन बेस्ड साइंस जो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, आप उसको रेफर कर सकते हैं और उससे जो भी आता है उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर से करंट अफेयर्स के लिए जो हम जनरली GS2 और GS3 में करंट अफेयर्स का काफी यूज रहता है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ने चाहिए। तो मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को रेफर किया था, जनरली द हिंदू रेफर करता था और फिर बैलेंस बनाने के लिए कई बार स्विच कर देता था इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो भी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन भी काफी कंपाइलेशंस डेली अवेलेबल रहते हैं, उनको भी रेफर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, इनसाइट आईएएस है, आईएएस बाबा है, सिविल्स डेली है, इनमें से जो भी आपको सूट करता है आप उसको यूज कर सकते हैं, या और अलग अलग नए चैनल्स और नए इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को होलिस्टिकली कवर करते हुए अगर अपन नोट्स से उसको इंटीग्रेट कर ले तो काफी हेल्प होती है और उन नोट्स से काफी इजी रहता है जब हम फाइनली रिवीजन की ओर जाते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स में योजना मैगजीन है, उसका जो इंटरेस्टिंग जो आपको लगते हैं कि ये रेलेवेंट टॉपिक्स हैं आप उन पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। राज्यसभा टीवी की डेली डिबेट्स जो हैं उनको मैं कभी कभी देखा करता था। उसके अलावा ऑनलाइन चैनल्स है जो कोई भी नया अगर टॉपिक आता है तो उस पर डिटेल वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है तो उसको सरल भाषा में वो समझाते हैं, तो उसको भी मैंने काफी रेफर किया था। उसके अलावा अगर हम ऐसे पर आए तो जनरल स्टडीज की काफी चीजें ऐसे में यूज होती है, क्योंकि सारा कंटेंट सारी नॉलेज हमने जो उधर से यूज की है वो ऐसे में काम में लाई जाती है। उसके अलावा ऐसे में जो मेरा अप्रोच था वह यह था कि मैं ऐसे लिखने से काफी कतराता था पहले, तो उसके लिए मैंने इनिशियली कुछ ऐसे लिखे और अपने दोस्तों सीनियर्स को भेजे, उन्होंने उसमें गलतियां और फ्लो के बारे में मुझे कुछ चीजें बताई, उनको मैंने कोशिश की कि मैं अपने आने वाले एसेज में डाल सकूं। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफी झिझक रही थी स्टार्टिंग में और उसकी वजह से मैंने डिले किया ऐसे लिखना, तो अगर जितना जल्दी हो सके ऐसे की प्रैक्टिस आप शुरू करें, कुछ लिखना चालू करें तो उससे काफी हेल्प होगी और अपनी राइटिंग स्टाइल जो ओरिजिनलिटी है उसको मेंटेन करके रखें, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि जो सामने वाला बंदा है वो अपने थॉट्स को अच्छे तरह से पिरो के बता पा रहा है। ऐसे के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है या टॉपिक नहीं है जिसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए जनरल स्टडीज की सारी चीजों का समीकरण, उसके अलावा ऑप्शनल में भी कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो हम ऐसे में यूज कर सकते हैं। कोट्स हैं पिछले साल के लोगों के एसेज जो हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से ऐसे लिखा जाता है, उसको उससे मुझे पर्सनली काफी हेल्प हुई। एथिक्स जो कि GS4 का सब्जेक्ट है उसका ऐसे के साथ भी काफी गहरा रिलेशन मुझे लगता है कि है, क्योंकि कई बार ऐसे में फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स पे टॉपिक आते हैं और उनको अगर आप अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं तो हमें एथिक्स की काफी चीजों को उनमें यूज करना है। तो कई बार ऐसा है कि ऐसे और एथिक्स के नोट्स कहीं ना कहीं सिमिलर थे मेरे, अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो GS4 के लिए मैंने सिलेबस को रेफर किया था और उसके अंदर जो कुछ 50-100 शब्द थे उनकी एक लिस्ट बना ली थी, उनका क्या मीनिंग है, उनको किस तरह से मैं अपने हिसाब से समझता हूँ, उसका मैंने एक एक्सेल शीट बना लिया था और उसको मैंने रेफर किया था, बार बार उसको पढ़ा था ताकि उन वैल्यूज को, उन जो शब्द हैं उनको मैं इंटरनलाइज कर सकूं और वो मेरी लैंग्वेज में, मेरे एक्सप्रेशन में आ जाएं, ये मेरी कोशिश थी। इसके बाद जो एथिक्स के लिए मैंने किया था वो ये था कि एग्जांपल्स ढूंढे थे जो हम डेली लाइफ में सिविल न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं या जो रिसेंटली कुछ सिविल सर्वेंट्स ने कुछ अच्छा काम किया है उनको सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने कुछ नई स्कीम, नई योजनाएं या फिर किसी तरह से सोसाइटी को मोबिलाइज किया है, कुछ नए एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स जो चल रहे हैं उनका एक लिस्ट अलग से बना लिया था जिनको मैं अपनी वैल्यूज के साथ में सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज कर सकूं। तो उसकी वजह से भी काफी एथिक्स में लाइवलीनेस आती है और आप अपने बात को अच्छे से पुट अक्रॉस कर सकते हैं। प्रीलिम्स आई स्टार्टेड विद द NCERTs, एज आई सेड वो पूरा बेस्ड रहेगा। मैंने अपना प्रेपरेशन ज़्यादा डिवाइड नहीं किया टुवर्ड्स प्री और मेंस, आई केप्ट इट इन इंटीग्रेटेड वन। जैसे जैसे प्री पास आता गया, जैसे फ्रॉम February ऑनवर्ड्स फिर मैंने कम्प्लीटली ओरिएंट कर दिया था टुवर्ड्स प्री। उसके पहले मैंने प्री मेंस दोनों साथ में लेके चली। स्टिल फॉर द सोर्सेज, फॉर पॉलिटी सेक्शन आई रेड द M. Lakshmikant book, who is the author. For economy, I read Mr. Ramesh Singh's book. Then I referred extensively to the government documents. जैसे नीति आयोग का एक्शन एजेंडा है, you know, these authentic documents are really important. कुछ वहाँ से keywords पिक करके भी UPSC सवाल पूछ लेते हैं, तो keep a track on that. Newspapers was the basic source. Coming to history, modern Indian history के लिए I referred to the Spectrum book by Mr. Rajiv Ahir. Then for the ancient and medieval history, for the ancient history, I read the Tamil Nadu textbook class 11th. Okay. For medieval history, I only referred to the NCERTs. Okay. For the Indian culture part, I read the book of Nitin Singhania, Art and Culture, and also referred to the CCRT website.
Coming to geography, I read the base book of G.C. Leong, which is there. But still, you can also, NCRTs will be your starting point, and maps that will supplement your geography, and atlas that is equally important for geography. I think that sums up. Anything left? Yeah, economy. I covered Mr. Ramesh Singh's book. I think that's all. Perfect. And science and tech के लिए specifically कुछ Oh extra? yes, science and tech के लिए no. I did not refer to any book. I think science and tech अगर UPSC asks, then it is related to your current what's happening, what's dynamic. So you know, keep a tab on your newspapers. अगर वहाँ पे कोई लगता है, you know, sometimes कोई question आ गया कि there's this RNA protein thing or anything Cas9 as it was asked in the prelims paper this year. ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में दिखता है तो प्लीज़ यू नो जस्ट गूगल इट, फाइंड आउट अबाउट द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. बहुत सारा आपका काम क्यूरियोसिटी से हो जाएगा. अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है, तो वहीं पे जस्ट गूगल इट, फाइंड आउट उसके पीछे क्या है, वो पोर्शन आपको वहाँ मिल जाएगा. जस्ट मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड योर कवर्ड. सो यू डोंट नीड टू रन टूवर्ड्स न्यू बुक्स, कुछ नया मटेरियल, कुछ नहीं. आप खुद अपना मटेरियल बना सकते हैं. जस्ट बी अ लिटिल क्यूरियस. परफेक्ट. सो क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. तो एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सृष्टि, क्योंकि आपने एनसीईआरटी भी मेंशन किया, सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दो मेजर डाउट रहते हैं. एक तो ये कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, और एक है कि इज इट नेसेसरी 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करें या 9 to 12 या 11-12 इज सफाइस. You know, there are about 800 students have cracked this exam. And they'll have 800 ways to do it. True. So I'll tell mine, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं. थोड़ा मैं अपना बता देती हूँ. मैंने ये किया कि I refer to only new NCERTs. Old I did not refer. Then coming to the standard, I started from 6th. Because थोड़ा मुझे बेस नहीं आ रहा था क्या है, थोड़ा साइंस की तरफ हो गया था तो भूल गए थे. तो I started from 6th, but only social science. I did not read science. 6 to 12 केवल सोशल स्टडीज़ की मैंने रेफ़र की. एंड प्लीज़ फोकस ऑन दी